टेस्टिंग कर रहे थे, हम ब्लैक बॉक्स ओरिएंटेड टेस्टिंग कर रहे थे और उसमें हमने इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग टेक्निक भी की थी, जहाँ पर हमने ये देखा था कि जब हम किसी भी फंक्शन में इनपुट करते हैं तो हम, क्योंकि हर तरह की जो इनपुट यूजर कर सकता है वो करके नहीं देख सकते, तो लिहाजा हम इनपुट की पार्टीशन बना देते हैं। वहां पर हमने कॉन्सेप्ट जरा सरसरी सा देखा था कि इक्वलेंस पार्टीशनिंग क्या होती है। शायद एक दो या दो एग्जांपल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हम इसको मोर डिटेल के साथ करेंगे कि when we will use equivalence class testing, when it will be necessary to test the input partition as equivalence class testing, and कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में रह गई थी उसको हम कवर कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। पहला जो कहता है ना कि दो मोटिवेशन है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग के पीछे। एक तो ये कि ये हमें सेंस ऑफ कंप्लीट टेस्टिंग प्रोवाइड करती है, जो कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हमारा फोकस 5 या 7 एलिमेंट पे था। ठीक है, वो जैसे अभी अभी ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया और हमने टेस्ट केसेस भी डिजाइन किए कि हम हर इनपुट वेरिएबल की मिनिमम प्लस नॉमिनल मैक्सिमम माइनस एंड मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इनवैलिड को भी अगर हम ऐड कर लें तो मिनिमम माइनस एंड मैक्सिमम प्लस, ये दो और वैल्यू ऐड हो जाती है। तो हम इस पे जो है वो रखते हुए हमने टेस्ट केसेस डिजाइन किए और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो देखा कि कैसे हम अपने इनपुट वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लैंग्वेजेस के बताए थे कि किस तरह की लैंग्वेज के लिए हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग की जरूरत है या इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट सेम है। मतलब जैसे मैंने आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे हमें वेरिएबल की डाटा टाइप्स को जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पर चेक हो जाती है। तो उस तरह के लिए फिर ये इतनी मायने नहीं रखती इस टाइप की। लेकिन जो वीकली टाइप होती है उनके लिए फिर ये मायने रखती है, तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं। हम अगर यूजर को अलाउ कर रहे हैं कि वो रन टाइम पे कोई वैल्यू ऐड करे और वो वैल्यू रॉन्ग भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू की वजह से आउटपुट में प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इस सिनेरियो में बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग और इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग जो है वो लाजमी हो जाती है करनी। अदरवाइज हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इफेक्ट कर सकती है, उसमें नंबर ऑफ एरर्स रह सकते हैं जो कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो दो मोटिवेशन है हमारी, एक तो ये हमें सेंस ऑफ कंप्लीट टेस्टिंग प्रोवाइड करती है क्योंकि हम इसमें वही 5 या 7 वैल्यू पे जो है बाउंड नहीं रहते, हम जो है वो ज्यादा वैल्यू के लिए जो है, या कह लें कि हमारी जो वैल्यूज हैं उसका स्पैन बढ़ जाता है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि हमने जो इनपुट डोमेन है उसको कवर किया है। एक तो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस हमें प्रोवाइड करती है। सेकेंडली एक बहुत बड़ी बात, ये रिडंडेंसी अवॉइड करती है। वो रिडंडेंसी जो हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में ऑब्जर्व की प्रीवियस चैप्टर में, हमने ये देखा कि जब हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक के अकॉर्डिंगली टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं तो उसमें रिडंडेंट टेस्ट केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। ये उसका एक तरह का आप कह सकते हैं कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग का एक वीक पॉइंट है कि इसमें रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है, और इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में हम उस रिडंडेंसी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बाकी वो दो assumptions जो हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग के लिए assume की थी, इसमें वो एज इट इज रहेंगी, सिंगल फॉल्ट assumption एंड मल्टी फॉल्ट assumption। लाइक हम ये assume कर रहे हैं कि एरर कैन बी रिलेटेड टू the one variable, input variable और combination of two input variables, इनका combination हो सकता है। तो सिंगल एंड मल्टी फॉल्ट assumptions को होल्ड करते हुए हम इसमें जो इसकी टेक्निक की कैटेगरीज पढ़ेंगे उसमें वीक नॉर्मल इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल इक्वल पार्टीशनिंग, वीक रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रोबस्ट, ये हमने पढ़नी है। इसमें इस 4 टेक्निक को पढ़ना है इस चैप्टर में। कि वीक नॉर्मल टाइप ऑफ अगर हम इक्वली पार्टीशनिंग टेस्टिंग करें तो उसमें हमने टेस्ट केसेस कैसे डिजाइन करने हैं, स्ट्रॉन्ग में कैसे करने हैं, वीक रोबस्ट में एंड स्ट्रॉन्ग रोबस्ट में। तो ये 4 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग की। हम ये देखेंगे कि हम इसमें कैसे टेस्ट केस डिजाइन कर सकते हैं। ओके फिर नीचे वाले पैराग्राफ में वही बात जो भी मैंने आपको बताई कि अमूमन जो वीकली टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं उसमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्गली टाइप इस चीज को ऑटोमेटिकली कवर करती है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं? हमें इनपुट के सेट्स बनाने होते हैं, ठीक है, विद स्पेसिफिक इंटरवल। इनपुट डोमेन के हमने स्पेसिफिक सेट्स बनाने होते हैं और उस सेट्स के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि दैट सेट मस्ट बी म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। ये मैं वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ, इसके ऊपर फोकस करें जरा
म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। अब म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट का क्या मतलब है? ऐसे सेट वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं जिनको आप एनी टाइम इकट्ठा कर सके तो वो एक कंप्लीट सेट बन सकते हैं। ठीक है, उसमें रिडंडेंसी नहीं होती। इस सेट को हम म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट कहते हैं। ठीक है, कि हम सेट्स को ऐसे जो है वो पार्टीशन करें, ठीक है, कि एनी टाइम हम उसकी पार्टीशन खत्म करके उसको दोबारा कंप्लीट सेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वलिस क्लासेस में हमें क्या करना होता है कि हमने इनपुट डोमेन की पार्टीशनिंग करनी है इस तरह से कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट बने, एक सेट। लेट्स सपोज इनपुट का एक सेट, जैसे हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में इनपुट का सेट बनाया था, ऐसे ही एक इनपुट का सेट है जो हमारे किसी भी फंक्शन के लिए चाहिए, जो यूजर इनपुट कर सकता है। हम वो इनपुट सेट डिफाइन करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैल्यूज है, हम हर वैल्यू इनपुट करके नहीं दे सकते। टाइम सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, हम उस इनपुट के सेट बनाते हैं। इस तरह से बनाते हैं कि उसकी पार्टीशनिंग का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपने एक सेट में इतनी वैल्यू रखनी है। हम उनको इस तरह से जो है वो अलग अलग सेट बनाते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़े सबको एक सेट बनाने की तो दोबारा से इकट्ठा भी किया जा सकता है। और हम क्या करते हैं फिर, हर सेट में से एक वैल्यू इनपुट करके देखते हैं। ये आइडिया है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का, के बजाय इसके कि हम वो रैंडम 5 वेरिएबल्स लेके, और जैसे हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में किया, हम इनपुट की पार्टीशन बनाए और इनपुट की हर पार्टीशन में से हम एक एक वैल्यू जो है वो एंटर करके देखते गए और उसको टेस्ट करते गए। तो कहते हैं कि ये चीज जो है हमें सेंस ऑफ कंप्लीटनेस प्रोवाइड करती है कि मैक्सिमम वैल्यूज कवर हो जाती हैं इनपुट की अगर आप इक्वलिस क्लास पार्टीशनिंग टेक्निक को यूज करते हैं। तो आप इनपुट की मैक्सिमम वैल्यूज को ड्यूरिंग टेस्टिंग कवर कर सकते हैं और रिडंडेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में देखा। कहते हैं कि जैसे लेट्स सपोज आप वो ट्रायंगल की प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो उसमें बहुत दफा जो है रिडंडेंट टेस्ट केसेस, जैसे 5 5 5, ठीक है, 6 6 6 आ गया, 100 100, मतलब ये इक्वल लिटरेट को शो कर रहा है जहाँ पे ए बी सी की वैल्यू सेम है। तो हमें एक ही चीज को 3 दफा टेस्ट करने की क्या जरूरत है? हम 3 दफा क्यों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल करके देखेंगे कि इक्वल लिटरल आता है या नहीं आता है? तो ये रिडंडेंसी है। इस रिडंडेंसी को इक्वलेंस क्लास टेस्टिंग में हम अवॉइड करेंगे। ये अवॉइड जो है वो करने के लिए हम इक्वलेंस क्लास टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, ये बजाय इसके कि हम रिडंडेंट टेस्ट केसेस बनाते जाए, हम जो है वो रिडंडेंसी केसेस बनाते हैं और मैक्सिमम इनपुट डोमेन को कवर करते हैं। अच्छा जी, जो फोर फॉर्म है, फोर फॉर्म बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग से ही हमने ड्राइव की है। उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट हैं, सिंगल फॉल्ट एजम्पशन एंड मल्टी फॉल्ट एजम्पशन, उसी को हमने इसमें यूटिलाइज किया है। इसीलिए इस फॉर्म से जिसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। किसी पॉइंट पर ये दोनों कॉन्सेप्ट ओवरलैप, पॉइंट पर ओवरलैप हो सकता है क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड का, या आप कह सकते हैं दोनों की assumption सेम है, assumptions अलाइन। ठीक है, दोनों की assumption सेम है, तो लिहाजा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में ओवरलैप आ पाता है उस केस में जहां पर आपका वेरिएबल बाउंडेड वेरिएबल होगा। तो वहां पर हम उसकी पार्टीशनिंग नहीं कर पाएंगे, हमें उसको बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग और इक्वल क्लास टेस्टिंग की हाइब्रिड अप्रोच यूज करने की जरूरत पड़ेगी फॉर बाउंडेड वेरिएबल्स। बाउंडेड वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो इनपुट लिमिट है वो बाउंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू a प्लस बी, लेट्स सपोज। ठीक है, मतलब x की वैल्यू a प्लस बी के बाद ही आएगी, हमने उसको बाउंड कर दिया उसकी वैल्यू को। तो फिर उस तरह के वेरिएबल की टेस्टिंग के लिए फिर दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्स करते हुए हमें हाइब्रिड अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। बाकी इक्वल क्लास पार्टीशनिंग टेक्निक आपको रिडंडेंसी अवॉइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसकी कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं। जो ट्रेडिशनल इक्वल क्लास टेस्टिंग थी वो वीक टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के लिए, जहां पर वैलिड और इनवैलिड वैल्यू दोनों के लिए जो है वो हम उसको टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं उसका तरीका,
यहाँ पे कुछ हिस्ट्री बताई हुई है कि जी जो मोस्ट ऑफ कंसर्न था विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग, वो टेस्टर के लिए क्या था, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, गीगो का कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि अगर आप इनपुट रॉन्ग एंटर करोगे तो आउटपुट तो रॉन्ग आएगी। ठीक है, इट मींस वी नीड टू टेस्ट। टेस्टर का ज्यादा कंसर्न होता था कि हम जो है वो टेस्ट केसेस राइट करें टू टेस्ट दी इनवैलिड वैल्यूज की, इनवैलिड वैल्यूज के लिए जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता है। अब ट्रेडिशनल इक्वल क्लास टेस्टिंग जो है वो कैसे परफॉर्म होती थी, उसके तीन स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स में उसको परफॉर्म किया जाता था। सबसे पहले क्या करते थे कि हम एक वैलिड पार्टीशन बनाते थे और अपने फंक्शन को, लेट्स सपोज हम इस सारी कॉन्सेप्ट को विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन पढ़ेंगे। लेट्स सपोज देयर इज द फंक्शन f जिसके दो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था, ज्यूम किया था, हम उसके लिए इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल एज अ इनपुट ले रहा है, एक को हम x1 कह रहे हैं और एक x2 कह रहे हैं। x1 की इनपुट पार्टीशन है, x2 की इनपुट पार्टीशन है। वो आगे हम देख लेते हैं कि हमने इसकी पार्टीशनिंग कैसे करनी। तो सबसे पहले फंक्शन को फॉर बोथ वेरिएबल हम उसकी वैलिड वैल्यू के लिए रन करके देखेंगे कि अगर x1 की वैल्यू वैलिड वैल्यू ये है, x2 की वैलिड वैल्यू ये है, तो फंक्शन कैसे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वैलिड वैल्यू के लिए उसको वैल्यूएट करेंगे। अगर वैलिड वैल्यू के लिए बिल्कुल ठीक वो वैल्यूएट हो गया, बिल्कुल ठीक वो आउटपुट दे रहा है, तब हम उसको इनवैलिड वैल्यू के लिए जो है वो टेस्ट करेंगे। और इनवैलिड वैल्यू के लिए कैसे टेस्ट करेंगे कि पहले हम x1 की इनवैलिड वैल्यू लेंगे और x2 की, या जितने भी रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज मोर देन वन, मोर देन टू वेरिएबल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं एक वक्त में एक वेरिएबल्स को उसकी इनवैलिड वैल्यू के लिए और बाकी वेरिएबल्स को उसकी वैलिड वैल्यू के लिए टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप रिपीट होगा फॉर ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, फिर दूसरे की इनवैलिड वैल्यू आएगी, पहले की वैलिड और बाकी जितने भी हैं उनकी वैलिड वैल्यूज। तो इसमें वन बाय वन हर वेरिएबल की एक दफा इनवैलिड वैल्यू हम एंटर करके बाकियों को वैलिड वैल्यू एंटर करके हम उसको टेस्ट करेंगे। इससे हमारे पास जो है जो आउटपुट आएगी वो हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि उस फंक्शन का इनवैलिड वैल्यू के लिए क्या रिस्पॉन्स है, और हमें पता चल जाएगा कि किस वेरिएबल की इनवैलिड वैल्यू के लिए जो है वो हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रेडिशनल इक्वल्स क्लास टेस्टिंग के स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, कहते हैं कि अगर इस तरह से टेस्ट केसेस डिजाइन करें तो कुछ ये 5 टाइप ऑफ टेस्ट केसेस बनते हैं। लाइक वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 जिसकी जो इनपुट पार्टीशन है x1 की a से b है उसकी वैलिड रेंज, और x2 की c से d है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये जो सेंटर वाली है ये इसकी वैलिड पार्टीशनिंग है, मतलब इसके दरमियान में जो भी वैल्यू हम x1 या x2 की एंटर करेंगे वो दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन ए से लेस, बी से ग्रेटर, सी से लेस और डी से ग्रेटर, ये इसकी इनवैलिड है। ठीक है, तो हम एक टेस्ट केस डिजाइन करेंगे फॉर वैलिड पार्टीशन और 1 2 3 4 टेस्ट केस फॉर इनवैलिड पार्टीशन। टोटल 5 टेस्ट केसेस फॉर दिस फंक्शन जो अभी हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन f जिसके दो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2, इस फंक्शन के लिए जो ट्रेडिशनल इक्वल्स क्लास पार्टीशनिंग है उसके लिए अगर हम टेस्ट केसेस डिजाइन करें तो वो टोटल 5 टेस्ट केसेस जो है वो डिजाइन है। लेकिन स्टिल वो कहता है कि ट्रेडिशनल जो इक्वल्स क्लास टेस्टिंग है ये भी हमें कंप्लीट सेंस ऑफ टेस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता। इसी को फिर बाद में थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, इसकी सेंस ऑफ कंप्लीटनेस को और इन्हांस करने के लिए क्या किया गया कि हमने इंटरवल्स बनाए इनपुट डोमेन के। यहाँ पे तो इंटरवल्स नहीं है, यहाँ पे हमने एक सिंगल पार्टीशन डिजाइन कर ली जिसको हमने वैलिड पार्टीशन कहा कि ए से बी तक एक पार्टीशन है x1 की, सी से डी एक पार्टीशन है x2 की, और विद इन दिस जो भी वैल्यू एंटर होगी वो वैलिड वैल्यू होगी, मतलब बस सिंगल हमने उसकी वैलिड पार्टीशन बनाई। तो कहते हैं कि अगर आपने सेंस ऑफ कंप्लीटनेस जो है वो लेके आनी है टेस्टिंग में और आप मैक्सिमम वैल्यू को कवर करना चाहते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, तो इट इज बेटर कि आप उसके इंटरवल्स जो है वो बनाए इनपुट डोमेन के, जो कि इम्प्रूव इक्वल्स क्लास टेस्टिंग में किया गया। इसको कैसे इम्प्रूव किया गया, अब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि विद इन जो उसकी इनपुट बाउंड्रीज है उसमें इंटरवल्स बनाए गए। ठीक है, कैसे इंटरवल्स बनाए गए, जैसे हमने कहा लेट्स सपोज एक्स वैल्यू की जो इनपुट लिमिट है वो ए से डी है पार्टीशन बनाने के लिए ना। अब ए से बी को हमने थोड़ा सा इनहांस के इम्प्रूव करने के लिए, बताने के लिए, अब ए से बी के दरमियान तो इंटरवल नहीं ना आ सकता। ए से डी x1 की लिमिट है, x2 की ई से जी है, हम इसके इंटरवल्स बनाते हैं। अब ये देखिए इंटरवल्स बनाए हैं,
पहला इंटरवल क्या है कि हम एक पार्टीशन की क्या है ए से बी, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की आपको ब्रैकेट नजर आ रही होगी, आपने इसके ऊपर फोकस करना है। दो तरह की ब्रैकेट है, अगर आप इसको गौर करें, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिए ए बी छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट बी सी छोटी ब्रैकेट और एंड पे बड़ी ब्रैकेट। अब इसका क्या मतलब है, ये जो पैरेंथेसिस है जिसको छोटी ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ये जो पैरेंथेसिस है ये शो करिए ओपन इंटरवल को, और जो ब्रैकेट्स बड़ी ब्रैकेट है ये शो कर रही है क्लोज इंटरवल को। दो तरह के इंटरवल हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का ये कि हम इनपुट पार्टीशन बनाते हैं इस तरह से कि सेट जो है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, उनमें रिडंडेंसी ना हो, एनी टाइम हम उसको इकट्ठा कर सकें। मतलब देयर इज नॉट एनी फार्मूला टू मेक दिस पार्टीशन, हम उसको अपनी चॉइस पे जो है वो बना रहे हैं। इसलिए जैसे ए से बी, ए से सी भी हो सकता था, तो मैंने अपनी मर्जी से ए से बी पहली पार्टीशन ली है, तो लिहाजा मैंने इसको ओपन रखा है। ये चेंज भी हो सकती है, जरूरी फिक्स नहीं है कि ए से बी ही एक पार्टीशन होगी। लिहाजा जो पैरेंथेसिस है ये ओपन इंटरवल को शो कर रही है, फिर बी से सी ये बाउंडेड वैल्यू है, आखिरी वैल्यू बाउंड्री वैल्यू है, तो लिहाजा हम यहाँ पे पैरेंथेसिस शो नहीं करे, हमने ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लिया। तो ये क्लोज इंटरवल है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आ सकती, इसकी लिमिट को मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। इसकी लिमिट इतनी ही रहेगी, डी तक ही रहेगी, डी के बाद नहीं आ सकती, तो इसलिए ये क्लोज इंटरवल है। इसी तरह से सेकंड वेरिएबल के लिए भी हमने उसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू डिफाइन की, या जिसको आप उसकी बाउंड्री वैल्यू भी कह सकते हैं, हमने डिफाइन की कि x2 वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू e और लेस देन इक्वल टू g है। तो हमने उसके इंटरवल डिफाइन किए, e से f एक इंटरवल, यहाँ पे हमने ओपन पैरेंथेसिस शो किए, और f से g उसका दूसरा इंटरवल है, और जो कि क्लोज इंटरवल है। इसके अकॉर्डिंगली इन दो इनपुट डोमेन के अकॉर्डिंगली ये दो हमने सेट्स बना लिए फॉर x1 एंड x2, ये दो हमारे पास इनपुट सेट्स बन गए म्यूचुअली डिसजॉइंट सब सेट्स की फॉर्म में। हमने इसके सब सेट्स बना लिए इनपुट के। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसकी वैलिड और इनवैलिड पार्टीशनिंग को देखें, इनपुट को देखें, तो हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है वैलिड और इनवैलिड क्यों, क्योंकि बी की इक्वालिटी सेकंड सेट में कवर हो रही है। ये भी अभी हमने सेट की डेफिनेशन में देखा कि उसमें रिडंडेंसी, सेट में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मोर देन वन पार्टीशन इनपुट की बना रहे हैं लेकिन उनकी इनपुट पार्टीशन में वैल्यूज रिपीट हो रही हो, रेपिटेशन नहीं करनी। हमने उसको डिसजॉइंट इस तरह से करना है कि एनी टाइम उनको कंबाइन किया जा सके, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पार्टीशन ए से बी रखी है, ए से बी में कि x1 की एक पार्टीशन क्या है कि हम इसमें जो वैल्यू एंटर करेंगे वो a के इक्वल या a से बड़ी लेकिन b से छोटी वैल्यू हमने उसमें एंटर करनी है, ठीक है। और सेकंड पार्टीशन में b से बड़ी या b के इक्वल, ठीक है, और c से लेस देन वैल्यू हमने एंटर करनी है। इसी तरह से c की इक्वालिटी को अगले सबसेट में कवर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि डी क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू हमें राइट किया है। बाकी ये ओपन इंटरवल है तो हमें यहाँ पे इक्वल टू राइट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फॉर सेकंड वेरिएबल्स जो इसकी वैलिड पार्टीशन है वो क्या है, x2 की वैल्यू जो है वो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू e, लेस देन f, और इक्वल टू और ग्रेटर देन f, और लेस देन इक्वल टू g। और अगर इसकी इनवैलिड पार्टीशन देखें तो x1 की वैल्यू लेस देन a होगी तो इनवैलिड होगी, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन d होगी तो इनवैलिड होगी। इसी तरह से लेस देन e इनवैलिड और ग्रेटर देन g जो है वो इनवैलिड कंसीडर की जाए। तो ये डिसजॉइंट सेट है, एनी टाइम हम इनको एक फॉर्मल सेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इस फॉर्म में एनी टाइम हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए, इन्हीं सब सेट को यूज करते हुए हम इसकी फोर जो टाइप्स हैं, वीक, नॉर्मल, इक्वल क्लास टेस्टिंग,
स्ट्रॉन्ग नॉर्मल और जो बाकी मैंने दो बताई हैं वो हम रीड आउट करेंगे। वीक नॉर्मल लिखा हुआ है, इट मींस कि इसमें हम सिंगल फॉल्ट इंटरवल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सिंगल फॉल्ट अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम एट अ टाइम जो है, और नॉर्मल है, वीक भी है और नॉर्मल भी है, ठीक है। तो नॉर्मल मींस इसमें इनवैलिड वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ वैलिड पार्टीशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और टू वेरिएबल की जो पार्टीशनिंग हमने की है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमने हर पार्टीशन के साथ कॉम्बिनेशन टेस्ट नहीं करना। हम इसमें क्या करते हैं, हमारा फोकस वैलिड पार्टीशन पे होगा। और किस तरह से होगा, मैं पहले डायग्राम से आपको समझाती हूँ, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ये इसकी डायग्राम है वीक नॉर्मल पार्टीशन कर ली हमने। x1 की पार्टीशन a से b, b से c, c से d, x2 की e से f, f से g, ठीक है। इनवैलिड को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। वीक नॉर्मल इक्वल्स क्लास टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, जब हमने x1 एंड x2 को टेस्ट करना है, हम x1 की ए बी पार्टीशन में से एक वैल्यू ले लेंगे, और एट अ टाइम हम ई एफ कैटेगरी में से एक वैल्यू ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ मीन्स कि इस पार्टीशन में से एक वैल्यू और इसकी इस पार्टीशन में से एक वैल्यू लेके दोनों वेरिएबल को टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। फिर x2 x1 की b से c कैटेगरी में और x2 की f से g कैटेगरी में हमने उसको एलिवेट करके देख लिया। उसके बाद सी डी कैटेगरी रहेगी। सी डी कैटेगरी के लिए हमारे पास आर्बिट्रेरी चॉइस इज आवर चॉइस कि हम x2 की वैल्यू ई एफ जी में से लें या एफ जी में से लें, ये हमारी अपनी चॉइस है। ये डॉट एफ जी में से ई एफ जी में लगा हुआ है, आप एफ जी में भी लगा सकते हैं, लेकिन टोटल 3 टेस्ट केसेस हमें डिजाइन करने की जरूरत है फॉर वीक नॉर्मल इक्वल्स क्लास टेस्ट, ठीक है। हम सिर्फ 3 टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंगली इस फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे। अगर हम वीक नॉर्मल हमने x1 की जो पार्टीशनिंग है उसमें से हर पार्टीशन में से एक दफा लेनी वैल्यू, ठीक है, और दूसरी पार्टीशन की हर कॉम्बिनेशन के साथ हमें उसको वैल्यूएट करने की जरूरत है। अब वीक नॉर्मल इक्वल्स क्लास टेस्टिंग जो है, यही एक्सप्लेनेशन इस टेक्स्ट में दी हुई है, जैसे कि क्लैरिटी विदाउट द इंडिकेशन ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड रेंजेस, हमें इनवैलिड रेंज तो नहीं लेनी। 3 टेस्ट केसेस जो है वो होंगे इसके, ठीक है। लोअर लेफ्ट रेक्टेंगल कॉरेस्पॉन्ड टू दी x1 की वैल्यू ए बी क्लास में से है, x2 की वैल्यू जो है वो ई एफ क्लास में से है। इसी तरह से अपर जो रेक्टेंगल है वो क्या शो कर रहा है, x1 की क्लास बी सी है और x2 की क्लास एफ जी है। और थर्ड टेस्ट केसेस में जो है वो हमारी अपनी चॉइस है कि हम जो है वो किसी भी साइड का ले सकते हैं। अब इस टेस्ट से हम क्या लर्न करेंगे, एक तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो है वो, अगर तो हमारे वेरिएबल्स जो है उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस फेलियर को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड नहीं है, या हम किसी तरह की कोई रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे, किसी तरह की चेंज को आइडेंटिफाई नहीं करने की कोशिश करें, तो हम किसी भी फंक्शन को वीक नॉर्मल वे में टेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वे में उसको वैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस फेलियर के ऊपर इतना है नहीं है। जस्ट हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये एक्यूरेटली रन हो रहे हैं, तो हम उसको वीक नॉर्मल वे में टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के टेस्ट केसेस कैसे राइट करने हैं वो मैंने एक अलग से टाइम बचाने के लिए पहले से राइट करके रखे हैं आप लोगों के लिए। ये वीक नॉर्मल के हम स्क्रीन पर देख सकते होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ इसको। ये वीक नॉर्मल इक्वल्स क्लास पार्टीशनिंग के टेस्ट केसेस हैं। टेस्ट केस नंबर 1, जहां पर हम ए बी पार्टीशन में से एक वैल्यू एंटर करेंगे और ई एफ की पार्टीशन में से एक वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। उसको टेस्ट करके देख लेंगे कि आया x1 और x2 कंबाइन ठीक काम करे। फिर टेस्ट नंबर 2, BC पार्टीशनिंग और FG पार्टीशनिंग में से एक वैल्यू। और टेस्ट केस नंबर 3 में हमारे पास चॉइस है, या तो हम CD और EF की वैल्यू एंटर करके देख लें, या CD और FG में से कोई वैल्यू एंटर करके देख लें। मतलब दोनों नहीं, दोनों एट अ टाइम नहीं, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो टोटल 3 टेस्ट केसेस हमें रिक्वायर्ड होंगे अगर हम वीक वे में इसको एवेल्युएट कर रहे हैं। और वीक में हम कब एवेल्युएट करते हैं, जब वेरिएबल्स की इनवैलिड वैल्यूज के ऊपर हमारा इतना कंसर्न नहीं है, हमारी एक्सेप्शंस हैंडलिंग पे कंसर्न नहीं है, हम रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारा फोकस सिर्फ उनकी करेक्ट वैल्यू पे है, देन हम वीक नॉर्मल वे में उनको एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक होगी बात? ओके, नेक्स्ट है जी
स्ट्रॉन्ग नॉर्मल इक्वल्स क्लास टेस्टिंग है नॉर्मल इक्वल्स, लेकिन हम स्ट्रॉन्गली इसको एवेल्युएट कर रहे हैं। नॉर्मल इक्वल्स मीन्स हम इसमें इनवैलिड वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे, इसमें भी हम सिर्फ वैलिड वैल्यू को फोकस कर रहे हैं, बट स्ट्रॉन्गली इस तरह से कि हर पार्टीशन का, हर वेरिएबल की, हर पार्टीशन का दूसरे वेरिएबल की हर पार्टीशन के साथ कॉम्बिनेशन हमने एवेल्युएट करना है, मोर कंप्लीट वे में टेस्टिंग करनी है। ठीक है, जिस तरह से हमने बाउंड्री वैल्यू में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको समझ सकते हैं कि हर पार्टीशन का हर दूसरी पार्टीशन के साथ हमने टेस्ट करके देखना है। अच्छा, जब भी हम स्ट्रॉन्ग नॉर्मल की बात करें या नॉर्मल इक्वल्स क्लास टेस्टिंग की बात करें, हमारा फोकस तो इनपुट डोमेन पे होता है, बट ये कंपल्सरी नहीं है। अगर हम किसी ऐसे फंक्शन को एवेल्युएट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ आउटपुट पे है और हम आउटपुट के कॉम्बिनेशन एवेल्युएट करना चाहते हैं, तो हम आउटपुट की भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम ट्रायंगल प्रॉब्लम में अगर हम उसको देखें, ट्रायंगल प्रॉब्लम को इसके अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करें तो हमारे पास इतने कोई अच्छे टेस्ट केसेस डिजाइन नहीं होंगे, हमें उसकी आउटपुट की पार्टीशनिंग करनी होगी। तो वी कैन partition the input domain as well as output domain. It depends on our testing way कि हम किस वे में किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को evaluate करना चाहते हैं। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग नॉर्मल इक्वल्स क्लास टेस्टिंग की बात करें, जहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसका, इनपुट डोमेन का, अबाउट टू वेरिएबल्स जिसको हम evaluate कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप के टेस्ट केसेस हमारे पास आएंगे। टोटल 6 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमारे पास आएंगे। कैसे आएंगे इसको भी मैंने यहाँ पे सेपरेटली राइट किया हुआ है फॉर योर कंसर्न के ये देखें, टोटल 6 टेस्ट केस बनेंगे। सेट हमारे पास वही है वैलिड वैल्यूज का, लेकिन अब हमने हर पार्टीशन का दूसरे वेरिएबल की हर पार्टीशन के साथ कॉम्बिनेशन को एवेल्युएट करना है। जैसे पहला टेस्ट केस में ए बी को ई एफ के साथ भी करना है, ए बी को एफ जी के साथ भी करना है, बी सी को ई एफ के साथ भी करना है, बी सी को एफ जी के साथ भी हमने टेस्ट करके देखना है, सी डी को ई एफ के साथ भी करना है, सी जी को एफ जी के साथ भी करना है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ये सिखाया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कि हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो हमारे पास आएंगे वो 6 टेस्ट केसेस आएंगे इन स्ट्रॉन्ग नॉर्मल इक्वल्स क्लास टेस्टिंग।